साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल। एंड आज हम लोग इसी बुक को शॉर्टली रिव्यू भी करने वाले हैं। और ये बुक पर्सनली मेरे फाइनेंशियली लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम में से सबकी पैसों की रिक्वायरमेंट हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, बट एग्जैक्टली कितना एंड किस वे में वो पैसा आने वाला है वही हम में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। और ये भी 100% हमारा गलती नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोग पैसों के बारे में प्रैक्टिकली फैक्ट को छोड़ के ऑलवेज इमोशनली डिसीजन लेते हैं, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड में हर एक इंसान के पास पैसों का डेफिनेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, बट वहीं पे इलोन मस्क के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ ना डिपेंड करता है हमारे सराउंडिंग एंड हमारे डिकेट्स के ऊपर। एक्चुअली आज से 2 साल पहले मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था, बट ये बुक जेन्युइनली मुझे क्लियर फाइनेंशियली गोल सेट करना सिखाया है। तो इस बुक के ऑथर मॉर्गन होसल ने टोटल 20 लेसन शेयर किया है, जिनमें से आज मैं सिर्फ 3 लेसन को ही डिस्कस करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि इस 3 लेसन से ही मैक्सिमम बुक को कवर किया जाए। तो इस बुक में एज ए फर्स्ट लेसन ऑथर कहते हैं लक एंड रिस्क आर सिबलिंग, मतलब ये दोनों हमेशा इक्वली पैरेलली चलता है। माइक्रोसॉफ्ट ओनर बिल गेट्स का नाम हम सब जानते हैं, और वे इतना अमीर कैसे बने, तो आज उनकी ही एक छोटी सी स्टोरी से इस चैप्टर को डीपली समझते हैं। बिल गेट्स का इंटरेस्ट बचपन से ही टेक्नोलॉजी पे था, और बिल 13 ईयर्स ओल्ड में ही लेक साइड स्कूल में एडमिशन लिए। और साल 1968 में पूरे वाशिंगटन में ये एकलौता स्कूल था जहां कंप्यूटर था। अब वहीं पे उनका फ्रेंडशिप हुआ पॉल एलन के साथ, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर भी बने। अब इन दोनों का स्कूल टाइम से ही कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा, और डे बाय डे वे दोनों इसमें और भी स्ट्रांग बनते गया। अब वे दोनों इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम के लिए एक रेयर एप्लीकेशन था। तो दोनों 13 ईयर्स ओल्ड में ही अपना कंपनी को स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगा। तो अब आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को नोट कीजिए कि उस टाइम पूरे वर्ल्ड में 3 मिलियन 13 ईयर्स ओल्ड का चिल्ड्रन था, बट बिल एंड पॉल को ही कंप्यूटर कंपनी बनाने का मन में ख्याल आया। एंड बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में तो ये भी कहा था कि अगर वे लेक साइड स्कूल में एडमिशन ना लिया होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी शायद नहीं होता। तो इस फैक्टर में बिल गेट्स के लिए लक हुआ, उनका लेक साइड स्कूल। एंड ऑन द अदर हैंड बिल गेट्स एंड पॉल एलन के साथ उनका एक और फ्रेंड था जिनका नाम था केंट इवांस। एंड इन तीनों का सपना एक ही था कि वे एक साथ मिलकर एक कंप्यूटर कंपनी बनाएंगे। एंड अगर कंपेयर किया जाए तो केंट इवांस इन दोनों से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। और ये बिल गेट्स खुद अपना एक इंटरव्यू में ही कहा था, बट किस्मत का कुछ अलग ही प्लान था। दरअसल केंट इवांस को माउंट एरन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग माउंट एरन के टाइम 1 बिलियन में से सिर्फ 1 लोगों की ही डेथ होने का चांसेस रहता है, और वो एक था केंट इवांस। जहां पे बिल गेट्स का पास लक था, वहीं पे दूसरी तरफ केंट इवांस के किस्मत में रिस्क आया, जो करोड़ों लोगों में से सिर्फ 1 को ही मिलता है। अब यहाँ दोनों का एनर्जी, कैपेबिलिटी, मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम था, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग हो गए। इसीलिए ऑथर कहते हैं लक एंड रिस्क दोनों ही सिबलिंग की तरह होता है। इसीलिए लाइफ में हमेशा दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ता है। कभी हमारे लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम सब रिस्क में। इसीलिए ऑथर कहते हैं हमें किसी भी वेल्दी इंसान को देख के ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वे इस वेल्थ को बाय हार्ड स्ट्रगल अर्न किया है। हो सकता है उसकी इस वेल्थ के लिए उन्हें बहुत ज्यादा लक साथ दिया हो, या फिर हम सबको किसी भी वेल्दी इंसान को देख के ये भी परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए कि उन्हें बाय लक सारा वेल्थ मिला हो सकता है वे इसे अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लिया हो। तो बेसिकली हमें किसी के वेल्थ के बारे में परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए। कोई रिस्क एंड हार्ड स्ट्रगल के साथ अमीर बनता है तो कोई बाय लक। तो आप आते हैं सेकंड लेसन पर, नेवर एनफ। सपोज आपको एक फूड टेबल में बैठाकर ये कहा जाए कि आप लिमिटलेसली खा सकते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप अपना भूख से भी ज्यादा खाने लगेंगे, राइट। एंड एज ए रिजल्ट अब आपको पता ही है कि आपके साथ अब क्या क्या होने वाला है। और ठीक इसी तरह की बिहेवियर हम सब पैसों के बारे में भी करते हैं। दरअसल हमारे पास जब ज़्यादा पैसा आता है तब हम सब और ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट लाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट हम सब और भी इस टाइम ज़्यादा रिस्क लेना चालू करते हैं। और इस टाइम हम सब इतना ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हैं कि हम सब यही भूल जाते हैं कि हमें कब इनफ बोल देना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी वेल्दी इंसान को मेजर करेंगे तो उनमें से आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि ये लोग कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागता है। बदले में वे लोग हार्ड स्ट्रगल, स्ट्रेटेजीज एंड एक्सपीरियंस के थ्रू ही पैसा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए वे लोग आज इतना ज्यादा अमीर है। अच्छा चलिए, इस चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्टोरी ले लूंगा जो कि कोलकाता के रहने वाले मिस्टर रजत गुप्ता की है। बचपन में रजत जी अनाथ थे, बट अपने हार्ड स्ट्रगल के बदौलत मिड 40 तक मैकेंजी के सीईओ बन चुके थे, जो अपने आप ही एक बहुत बड़ा मिसाल है, राइट। और मैकेंजी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म है। अब साल 2007 में रिटायरमेंट लेने के
के बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमी फर्म में भी उन्हें काफ़ी अहम रोल मिला था। और इस टाइम रजत गुप्ता सर बिल गेट्स के साथ मिलकर जॉइंटली कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर चुका था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिस्टर रजत गुप्ता एक प्रेस्टिजियस लाइफ को लीड कर रहा था एंड 2008 तक इनका वेल्थ मोर देन $100 मिलियन तक पहुंच गया था। और वे उस टाइम के लिए ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था जिससे वे अपना आलीशान लाइफ को लीड करने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। बट अब रजत गुप्ता सर मिलीनियर से बिलीनियर बनने का सपना देखने लगा। अब देखिए, ज़्यादा पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ये आप मैं हम में से हर कोई ट्राई करता है। बट इसके लिए इलीगल वे को चूज करना एक गलत चीज़ है और इसी सेम स्ट्रेटेजी को यूज किया था मिस्टर रजत गुप्ता ने। एक्चुअली वे इलीगली एक न्यूज कलेक्ट की कि मिस्टर वॉरेन बफेट गोल्डमैन बैंक को सर्वाइवल के लिए $5 बिलियन की फंड देने वाला है, जिससे वे कुछ महीना का अंदर ही $20 मिलियन वेल्थ जनरेट की। अब ये बात जब सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड को पता चला तब उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग एलिगेशन में जेल हो गए। अब इतना दिनों से इन्होंने जो रेपुटेशन अर्न की थी वो कुछ मंथ में ही फुल्ली रूइंड हो गए। और ऐसे ही सेम एग्जांपल आपको अपने सराउंडिंग में हजारों देखने को मिलेगा। और इसका सिंपल एक ही रीजन है कि इन सबको एक्चुअल में साइकोलॉजी ऑफ मनी फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो इस लूप से क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, 100% है। एंड ऑथर इस बुक में टोटल ऐसे 4 वे डिस्कस किया है जिससे हम सब इस ट्रैप से इजीली निकल सकते हैं। तो लेसन नंबर 1, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगेगा तब आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। तब आपको इसके बदले में आपको सिर्फ अपना गोल पर स्लोली मूव करते रहना चाहिए ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। लेसन नंबर 2, कभी भी अपना वेल्थ की कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड में हर इंसान का अलग अलग डेस्टिनेशन होता है। और एज पर माई पर्सनल एनालिसिस इस डिकेड का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैक्सिमम पीपल यही नहीं जानता है कि उन्हें कहाँ तक जाना है, जो आपको कभी भी जीतने ही नहीं देगा और इससे आप मेंटली हमेशा परेशान होंगे। लेसन नंबर 3, जरूरत से ज्यादा पैसा आने के टाइम आपको एक टाइम पे इनफ कहना ही होगा क्योंकि अगर आप एक बार इस मनी लूप में फंसते गए तो आप सेकंड रजत गुप्ता बन सकते हैं। इसीलिए आपको पैसा कमाने के साथ साथ ये भी जानना होगा कि आपको कब और कहां पे खुद को रोकना होगा। लेसन नंबर 4, हमें किसी भी चीजों से डीपली अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। एंड रजत गुप्ता जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये सेम चीजें कहा था कि चाहे वो अटैचमेंट रेपुटेशन की हो या पैसों की, हमें ऑलवेज ये ध्यान में रख के काम करना होगा जिससे हमारी फैमिली एंड सोसाइटी में हमारा रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस खराब ना हो क्योंकि ये सारे चीज़ें हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। एंड हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमारे रिस्क लेने से ये सारे चीज़ों पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड इस बुक का जो थर्ड लेसन है वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। एंड इस 21st सेंचुरी में मनी अर्निंग करना बहुत ही ईजी है क्योंकि आपके पास ऐसा 1000 वेज खुला है जिससे आप इजीली मनी अर्निंग कर सकते हैं। बट पैरेलली पैसा सेव करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बट इस केस में 95% लोग फेलियर होते हैं। अब देखिए, 21st सेंचुरी में वेल्दी होना कोई बड़ी बात नहीं है बट फॉर द लॉन्ग रन वेल्दी बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब वॉरेन बफेट का नाम हम सब जानते हैं एंड उनका एक पार्टनर भी है जिनका नाम है चार्ली मंगर। और इन दोनों को आज की डेट पर इन्वेस्टिंग की दुनिया पर बिग बुल भी कहा जाता है। अब वे दोनों मिलके अपना 13 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था। बट इनके इन्वेस्टिंग जर्नी में एक और पार्टनर था जिनका नाम था रिक ग्वेरिन और ये हम में से 99% लोगों के लिए एक अननोन नाम है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि रिक ग्वेरिन इन्वेस्टिंग जर्नी के इनिशियल स्टेजेस पे वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर से भी ज्यादा हर साल CAGR रिटर्न जनरेट करता था। बट सरप्राइजिंगली हम में से मैक्सिमम पीपल रिक ग्वेरिन को जानते ही नहीं है और इसका रीजन एक ही है क्योंकि नो डाउट इंटेलिजेंट तीनों ही थे बट रिक ग्वेरिन के अंदर वो पेशेंस ही नहीं था जिससे वे क्वालिटी स्टॉक पीक करने के बाद भी उसे लॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता था। और इसी वजह से रिक ग्वेरिन हमारे लिए एक अननोन फेस बन के रह गया। तो ऑथर कहते हैं हमारे अंदर पैसों के मामले में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हम सब कंपाउंडिंग को अच्छे से इंजॉय कर सके। अब देखिए, हम सब के साथ ये कॉमन सिनेरियो बार बार क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज वेल्थ बहुत ही फास्ट फ्लो के साथ जनरेट हो रहा है बट कल नहीं भी तो हो सकता है ना। और ये होता है हम सब के साथ। इसीलिए ऑथर हम सबको वेल्दी बने रहने के लिए ऑलवेज सर्वाइवल माइंडसेट रखने के लिए ही कहते हैं। एंड ऑथर के अकॉर्डिंग इसके लिए हमें 3 वेज को अप्लाई करना होगा। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको मेजर करना होगा कि आप फिनेंशियली अनब्रेकेबल है या नहीं। अगर है तो आप मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और ये तभी हो पाएगा जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। नंबर 2, आपको
ऑलवेज एक फिक्स्ड प्लानिंग के साथ ही चलना होगा। यस, सर्वाइवल माइंडसेट के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सर्वाइवल माइंडसेट के साथ कनेक्टेड रहता है। क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपके अंदर ये बिलीव आता है कि आप किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेंगे। तो लास्टली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसे बचाना हमें ज़रूर सीखना चाहिए, और तभी पैसा भी हमारी तरफ स्पीड के साथ अट्रैक्ट होता है। दैट्स इट। तो गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।